हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी इस पार्ट को इतना लेट अपलोड करने के लिए, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था और जब मैंने बैलेंस डाला तो बारिश होने की वजह से यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था, जिस वजह से मैं इसे अपलोड ही नहीं कर पा रही थी। तो अब मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। तो फिर चलिए ही संडे रेज का पार्ट 8 स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जाओ ने अपनी गलतियों के लिए शाओ से माफ़ी मांग लिया था और फिर वो एक बच्चे से मिलता है, जिसे देखकर वो कहता है ऐसा लगता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, पर वो बच्चा मना कर देता है। तो गुशियान कहती है ये चैंगलिंग है, हमारा छोटा भाई। आपने शायद वैन को देखा होगा, क्योंकि चैंगलिंग बिल्कुल बैंड पर गया है। बैंड जब 13 साल का था तो वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। और जाओ इस बात पर एकदम सोच में पड़ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जाओ को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल टीम का कोच बना हुआ था और बच्चों को सिखा रहा था और जिन सर की मदद भी कर रहा था, जिस वजह से अब वो रोज़ जिन सर से बातें भी करने लगा था और काफ़ी ज़्यादा बिजी भी हो गया था। बेन जब भी ये देखता था उसे बहुत ज़्यादा जलन होती थी। अब एक दिन वैन स्कूल के बाद जाओ के शॉप में आता है तो वो देखता है वहाँ पे उसके काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे जो जाओ से बातें कर रहे थे। जाओ उनसे कहता है कि ये मेरा शॉप है, ये तुम लोगों की टाइम पास करने के लिए कोई जगह नहीं है जो अक्सर यहाँ चले आते हो। तो एक स्टूडेंट कहता है वैसे भी इस जगह हम कपड़े धोने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं, ये एक छोटी सी बेकार सी जगह है। जाओ कहता है क्या कहा तुमने, अपने कपड़े वॉश करो और यहाँ से जाओ, वैसे भी तुम्हारे कपड़ों से स्मेल आ रही है। ऐसा कहकर वो उस लड़के की टी शर्ट निकालने लगता है। तो वैन ये सब कुछ देख लेता है। जाओ जब उसे देखता है तो वो उस लड़के को छोड़ देता है और वैन को अंदर बुलाने की कोशिश करता है, पर वैन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब अगले दिन वैन जब जाओ की शॉप में पढ़ने के लिए आता है तो वो पढ़ते हुए जाओ को कहता है आशु, आप एक परवर्ट है, आप उन लड़कों को निकट करने की कोशिश कर रहे थे। जाओ जो कि उसके सामने की तरफ बैठा हुआ था तो वो उसकी तरफ मुंह करते हुए कहता है तुम्हारा सच में दिमाग ख़राब हो गया है, कुछ भी सोचते रहते हो। वैन कहता है लगता है बास्केट क्लब को ज्वाइन करके आपको काफ़ी मज़ा आ रहा है, मैंने आपको स्कूल में भी देखा था, आप काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। तो जाओ कहता है हाँ, शायद ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मुझे हमेशा से बास्केटबॉल पसंद था। मेरी इंजरीज़ हो गई थी, इसीलिए मुझे बास्केटबॉल का नेशनल कंपटीशन छोड़ना पड़ा था। इसलिए मैं उन सारे लड़कों को भी सिखाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बाद में जाकर उन्हें भी पछतावा हो, जैसे कि अब मुझे होता है। वैन कहता है ठीक है, फिर मैं भी आपसे बास्केट खेलना सीखना चाहता हूँ। जाओ कहता है तुम्हें अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना चाहिए, तुम एक डॉक्टर बनना चाहते हो ना। वैन कहता है हाँ, लेकिन जब भी मैं सोचता हूँ कि इतने सारे निकट लड़के आपके आसपास होंगे तो ये सोचकर ही मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। जाओ कहता है पागल हो तुम, हाई स्कूल के लड़कों की निकट बॉडी देखने से मेरे अंदर कोई वियर्ड थॉट्स नहीं आने वाले, वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें मैं बास्केट खेलना सिखाता हूँ और कुछ नहीं। वैन कहता है तो क्यों ना आप ये मेरी बॉडी से प्रूव कर दीजिए, मेरी निकट बॉडी देखकर भी आपके दिमाग में कोई थॉट्स नहीं आएंगे। जाओ उसके सर पर हल्के से मारते हुए कहता है बकवास बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। वो दोनों फिर से बैठ जाते हैं। तो जाओ कहता है वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, तुमने मुझसे कहा था कि 5 साल से तुम मेरे लिए
फीलिंग्स रखते हो, इसका क्या मतलब था? क्या हम 5 साल पहले भी मिल चुके हैं? तो वैन कहता है, मैं आपको नहीं बताने वाला। हाँ, अगर आप मुझे किस करो तो शायद मैं आपको बताने के बारे में सोच सकता हूँ। जाओ कहता है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, और प्लीज़ मुझे बताओ भी, मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। वैन कहता है, ये तो और भी अच्छी बात है, आप इसी तरह क्यूरियस होते रहिए और मेरे बारे में दिन रात सोचते रहिए। जाओ उससे कहता है, बेन तुम सच में बहुत ज़िद्दी हो। बेन मुस्कुराते हुए कहता है, आपके तो डांटने से भी मेरा दिन बन जाता है। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। जाओ सोचते हुए जा ही रहा होता है कि आखिरकार बेन उसे सच क्यों नहीं बता देता। तभी उसे गुशियन का मैसेज आता है जो उससे कह रही थी, परसों हम बेन का बर्थडे पार्टी करने वाले हैं, आपको आना होगा और ये बेन के लिए सरप्राइज़ है, तो उसे कुछ मत बताइएगा क्योंकि ये बेन का 18 बर्थडे होने वाला है। जाओ सोचता है वो अभी भी बच्चा ही है। अब अगले दिन बेन जाओ के शॉप में जाता है तो वो देखता है शॉप बंद था, क्योंकि जाओ तो बेन के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए मार्केट में आ गया था। पर शॉप में आकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ले, तो वो एक क्यूट सा टेडी बेयर लेता है जिसमें हार्ट शेप भी था। अब जाओ घर जा ही रहा था, तभी उसे जिन सर भी वहाँ दिख जाते हैं। जिन सर अपने लिए ऑरेंज जूस ले रहे होते हैं। जब वो जाओ को देखता है तो वो जाओ के लिए भी एक ऑर्डर कर देता है। अब वो दोनों जूस पीते हुए जा रहे होते हैं। जाओ सोचता है, जब मैं जिन सर से स्कूल में मिलता हूँ तो हम कैजुअली बात कर लेते हैं, पर इस तरह अकेले में मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनसे क्या बातें करूँ। उस दिन ग्रेजुएशन वाले दिन जब मैंने अचानक से उन्हें किस कर लिया था, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तभी जिन उससे कहता है, जीशु तुम्हें ये ऑरेंज जूस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा करता था ना? जाओ कहता है, आपको ये याद है? तभी जिन कहता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरे साथ बास्केट कोच बनने के लिए हाँ कर दिया। हालांकि एज के साथ अब हम कोई एडवाइज़र या कोई एथलीट नहीं रह गए हैं, पर फिर भी स्टूडेंट्स को सिखाना अच्छा लगता है। तभी उन दोनों को साथ में वैन वहाँ देख लेता है। वैन जब जाओ के शॉप पर आता है तो वो बहुत गुस्से में था और वो जाओ से कहता है, आपको बहुत मज़ा आया होगा ना? जाओ के पास वो ऑरेंज जूस का ग्लास देखकर वैन कहता है, आपको तो ये ग्लास भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। जाओ कहता है, तुम ये क्या सोच रहे हो? मैं तो बस बाहर शॉपिंग पर गया हुआ था और मेरा सामना जिन सर से हो गया और कुछ नहीं है। तभी बेन उससे कहता है, आशु क्या आपको याद है आपने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? आपने मुझसे कहा था कि नेक्स्ट टाइम आप मुझे ऑरेंज जूस पिलाने ज़रूर ले जाएंगे। जाओ कहता है, मैं तुम्हें ले जाने वाला था और मैंने सर के लिए जूस नहीं ख़रीदा था, उन्होंने मेरे लिए ख़रीदा था। इतनी छोटी सी बात पर एक बच्चों की तरह नाराज़ नहीं होना चाहिए। वैन कहता है, हाँ आप मुझे एक बच्चा ही तो समझते हैं। जाओ कहता है, सिर्फ एक ऑरेंज जूस की वजह से तुम इतना नाराज़ हो रहे हो? वैन अचानक से उसे दीवार की तरफ बहुत ज़ोर से पुश कर देता है और उसके नज़दीक जाने लगता है, पर तभी वो वहाँ से जाने लगता है। जाओ कहता है,
तुम्हें हो क्या गया है? बेन कहता है, कुछ नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ और रुका तो पता नहीं मैं क्या कर दूँगा। जाओ सोचने लगता है उसे हुआ क्या है। अगले दिन सुबह जाओ का कहीं जा रहा होता है तो उसे गुशियन का मैसेज आता है जिसमें वो कह रही थी, आप बर्थडे पार्टी में आ रहे हैं ना। जाओ सोचने लगता है कल हमारे बीच जो कुछ हुआ उसके बाद मैं उसे कैसे फेस करूँगा। पर तभी प्रिंस वहाँ उसके पास आता है और जाओ से कहता है, आप कैसे हैं जाओ। तो फिर जाओ उससे कहता है, प्रिंस तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। और जाओ प्रिंस को भी वैन के बर्थडे पार्टी में अपने साथ ले आता है। अब हम वैन के घर में देखते हैं जहाँ पर सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर जाओ, प्रिंस, चैंगलिंग और गुशियन और हमारा बर्थडे बॉय वैन भी था। और सभी ने पार्टी वाली टोपी पहनी हुई थी जो बर्थडे में लगाते हैं। और फिर सब लोग मिलकर वैन को बर्थडे विश करते हैं और फिर से जाओ वैन को हैप्पी बर्थडे विश करता है, पर वैन इसका कोई जवाब नहीं देता। अब सभी लोग टेबल पर सारे डिशेस टेस्ट करने लगते हैं तो जाओ गुशियन की तारीफ़ करता है, पर गुशियन कहती है ये सब कुछ मैंने बेन भाई से सीखा है। तभी प्रिंस गुशियन को इशारे से बाहर चलने के लिए कहता है और गुशियन किचन में चली जाती है। तो प्रिंस भी वहाँ से उठते हुए कहता है, मैं आइसक्रीम लेने के लिए किचन में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो चैंगलिंग को भी अपने साथ लेकर चला जाता है। उन तीनों के दूर जाने के बाद जाओ वैन से पूछता है, क्या तुम कल की बात को लेकर अभी भी मुझसे नाराज़ हो। पर वैन उसका कोई जवाब नहीं देता। और दूसरी तरफ किचन में प्रिंस गुशियन को उन दोनों के बीच में हुई लड़ाई के बारे में बोल देता है। जब गुशियन ये सुनती है तो फिर वो ज़ोर से कहती है, अरे मैं तो केक बाहर से लाना भूल ही गई। बेन भाई, मैं प्रिंस और चैंगलिंग के साथ केक लाने जा रही हूँ। तुम तब तक जाओ जीसू के साथ बैठो। और वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब जाओ और वैन बिल्कुल अकेले थे। जाओ वैन को कोल्ड ड्रिंक सर्व करने के लिए बोतल उठाता है, पर वैन उससे छीनने लगता है, जिस वजह से वो पूरी कोल्ड ड्रिंक वैन के ऊपर गिर जाती है। जाओ उसे सॉरी कहता है, तभी वैन कहता है, मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। अब हमें दूसरी तरफ का सीन देखते हैं। गुशियन और प्रिंस बाहर एक गार्डन में बैठे हुए होते हैं। तो प्रिंस गुशियन से पूछता है, तुम अपने भाई का बहुत ख्याल रखती हो ना। तो गुशियन कहती है, हाँ, हमारे पेरेंट्स अक्सर अपने वर्क में बिज़ी रहते हैं। तब से ही बेन भाई ने मेरा और चैंगलिंग का बहुत ख्याल रखा है, इसीलिए मैं सच में चाहती हूँ कि उसे अपना प्यार मिल जाए। तभी वो प्रिंस से पूछती है, वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो क्यूट गर्ल्स के बीच में, क्या तुम मुझे थोड़ा एडवाइस दे सकते हो। अपने से ओल्डर गाय को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रिंस कहता है, तो तुम्हें किसी से प्यार हो गया है। गुशियन कहती है, हाँ, वो मेरे ट्यूटर है, वो बहुत कूल है और मैं उन्हें इम्प्रेस करना चाहती हूँ। वो प्रिंस को अपनी ट्यूटर का फ़ोटो दिखाती है। प्रिंस एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि फ़ोटो में और कोई नहीं बल्कि बाई था, जिसे प्रिंस खुद पसंद करता था। अब हम दूसरी तरफ का सीन देखते हैं। वैन के शावर लेने के लिए जाने की वजह से जाओ के दिमाग में अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे थे और वो अभी डाइनिंग टेबल में ही बैठा हुआ था।
तभी वैन शावर से बिना कपड़ों के टॉवल लपेटे हुए बाहर निकल के आता है। जाओ चिल्लाते हुए पीछे की तरफ अपना मुंह करते हुए कहता है, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? तो वैन कहता है, मेरे कपड़े मेरे रूम में हैं और आपने तो कहा था कि एक हाई स्कूल के लड़के की नेकेड बॉडी देखकर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अब क्या प्रॉब्लम है? तभी वैन जाओ से कहता है, मुझे कल के लिए माफ़ कर दीजिए, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गया था। शायद इस वजह से, क्योंकि वो प्रॉमिस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जो आपने मुझसे किया था। जाओ अभी भी वैन की तरफ नहीं देखता है और कहता है, मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने भी तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। अब जाओ वो गिफ्ट वैन को देते हुए कहता है, ये मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आया था। वैन वो गिफ्ट देखते हुए कहता है, आप मेरे लिए टेडी बेयर क्यों लेकर आए हैं? जाओ कहता है, मुझे और कोई गिफ्ट समझ नहीं आ रहा था, तो मैं ये हार्ट शेप वाला टेडी बेयर लेकर आया। वैन कहता है, इसका मतलब आपने अपना दिल इस टेडी बेयर में डालकर मुझे दे दिया है? आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं इसे हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूँगा। या फिर इसका मतलब कुछ और ही है? कहीं आपने मुझे एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया? थैंक यू सो मच आशु। जाओ कहता है, तुम सच में बहुत बड़े वाले पागल हो। तो वैन कहता है, हाँ आपके प्यार में। जाओ कहता है, अब जाकर अपने कपड़े पहनो। तो वैन कहता है, क्या आप भी मेरे साथ मेरे रूम में चलना चाहेंगे? मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपको कुछ दिखाना भी चाहता हूँ। तो फिर जाओ उसके रूम में चला जाता है। अब हमें दूसरी तरफ बाई को दिखाया जाता है, जिसे प्रिंस का मैसेज रिसीव होता है। प्रिंस ने लिखा था, क्या मैं तुमसे कुछ समय के लिए बात कर सकता हूँ? अब वापस सीन हमारे वैनजाओ पर शिफ्ट होता है। वैनजाओ को अपने रूम में ले जाने के बाद वैन उसे अपने 5 साल पहले के फ़ोटोग्राफ्स दिखाता है और उन फ़ोटोज़ को देखकर जाओ को 5 साल पहले का सीन याद आता है। 5 साल पहले जाओ अपने स्कूल यूनिफॉर्म में होता है और वो ऑरेंज जूस पीते हुए एक पुल से गुज़र रहा था। तो वो देखता है कि एक लड़का जो कि साइकिल बहुत ही तेज़ी से चला रहा था और लग रहा था कि वो अपने साइकिल की ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके साइकिल की ब्रेक नहीं लग रही थी, जिस वजह से उस लड़के की साइकिल पुल से नीचे गिरने वाली थी। पर इससे पहले कि वो साइकिल नीचे गिरता, उससे पहले जाओ बहुत ही तेज़ी से भागता है और उस लड़के को उसके साइकिल से उठा लेता है। पर उस लड़के की साइकिल पुल के नीचे गिर जाती है। जाओ ने जल्दी में उस लड़के को जब पकड़ लिया था, जिस वजह से वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एक खंबे से जाकर टकरा जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। पर उसने उस लड़के को बहुत ही टाइट करके पकड़ा हुआ था ताकि उस लड़के को कोई चोट ना लगे। जाओ की बैक उस खंबे से टकरा गई थी, जिस वजह से उसे बैक में बहुत दर्द हो रहा था और जब वो नीचे गिरा था तो उसके हाथ के साइड में छिल गया हुआ होता है और वहाँ से ब्लड भी निकल रहा था। पर उस लड़के को इतना ज़्यादा डर लग गया था, जिस वजह से वो जाओ को अभी भी टाइट करके पकड़ा हुआ था। तो फिर जाओ उस लड़के को लेकर बैठ जाता है। जब वो देखता है कि वो लड़का अभी भी उसे नहीं छोड़ रहा, तो
जाओ उस लड़के के सर में अपना हाथ फिराते हुए कहता है, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हें गिराने से बचा लिया है। वो लड़का अब जाकर जाओ के फेस की तरफ देखने लगता है। अब जाओ फिर से उससे कहता है, तुम ठीक हो ना? वो लड़का कहता है, आपने मुझे बचाया। जाओ कहता है, मैं दिखता ज़रूर नहीं हूँ पर मैं एक बास्केटबॉल टीम का कैप्टन हूँ। वो लड़का कहता है, आपका शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। पर जब वो लड़का जाओ की तरफ देखता है, जाओ के हाथ से ब्लड निकल रहा था, तो वो लड़का जाओ से माफ़ी मांगने लगता है कि उसकी वजह से उसे इतनी चोट आई। जाओ कहता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। पर जाओ झूठ बोल रहा था। उसके बैक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था पर वो उस लड़के को नहीं दिखाता। अब वो लड़का फिर से जाओ से माफ़ी मांगता है क्योंकि उस लड़के को बचाते वक्त जाओ नीचे गिर गया था, जिस वजह से जाओ का और साथ ही उस लड़के का दोनों के कपड़े ही गंदे हो गए थे। जाओ कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरे दादाजी की लॉन्ड्री शॉप है, मैं वहाँ जाकर 2 मिनट में इन्हें साफ़ कर दूँगा। तुमने जीसू कॉइन लॉन्ड्री शॉप का नाम तो सुना ही होगा, वो मेरे दादाजी की शॉप है। पर अब से तुम्हें साइकिल चलाते वक्त केयरफुल रहना होगा, तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता था। ऐसा कहकर जाओ उसके सर पर दोबारा अपना हाथ फिराता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, जाओ को जब सारी बातें याद आता है तो वो वैन से कहता है, इसका मतलब वो लड़का तुम ही थे? वैन कहता है, हाँ, तब से ही मुझे आपसे प्यार हो गया था। आप मेरे पहले प्यार है आशु, चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, पर मैं आपको नहीं भुला सकता। जब 5 साल बाद मैंने फिर से आपको उस लॉन्ड्री शॉप में देखा था, आपको पता भी नहीं मैं कितना खुश था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सारा लक काम आ गया हो। अब तो मैं 18 साल का भी हो गया हूँ, अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तो मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड बनेंगे? और यहीं पर ही हमारे ये पार्ट ख़त्म होता है। आई एम सॉरी गाइस, मैं बहुत जगह पर अटकी हुई हूँ, शायद कुछ गलती भी हुई है, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।